ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना की इस जंग में हम सभी को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है और आपने कोरोना की इस लड़ाई में जिस तरह का अनुशासन और संकल्प दिखाया है, उससे इस जंग को लड़ने का हौसला और मजबूत हो गया है। आज मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की इस जंग को पीपुल ड्रिवन बताया है। उन्होंने कहा कि देश का हर एक नागरिक इस जंग का नेतृत्व कर रहा है, और क्यों नहीं। अगर आप लॉकडाउन में अपने घर पर रहते हैं तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो भी आप देश को कोरोना मुक्त करने के अभियान में योगदान दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि सारा देश एक साथ चल रहा है और कोरोना के विरुद्ध जो यज्ञ चल रहा है उसमें हर देशवासी हिस्सा ले रहा है। और आज तो पीएम ने नारा भी दिया है, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। कोरोना की इस जंग में इंसानियत का अलग अलग चेहरा दिख रहा है। जहां एक ओर खाना, सैनिटाइजर और मास्क बांटते पुलिसकर्मी दिखते हैं तो वहीं मास्क सिलती हुई महिला पुलिसकर्मी नजर आती हैं। लोग अपने घर के आसपास गरीबों में खाना बांटते हुए दिखाई देते हैं कि कोरोना के इस दौर में कहीं किसी इंसान को भूखे पेट न सोना पड़े। इसी कड़ी में डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे चिकित्साकर्मी अपनी परवाह न करते हुए दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब इस समय हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। और आप सभी चिकित्सा कर्मियों ने कोरोना की इस जंग में जिस तरह लोगों का इलाज किया है, उनकी सेवा की है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जी धन्यवाद। बहुत डॉक्टर वार्ष्णेय, चिकित्सा के क्षेत्र में आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है। आज मन की बात में पीएम ने भी देश के कोविड-19 के विरुद्ध चल रहे अभियान को पीपुल ड्रिवन कहा है। आम जन की भूमिका को एज अ डॉक्टर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि ये जो महामारी है ये शायद हम लोग जितने भी इस समय हैं मनुष्य संसार में, शायद किसी के जीवन काल में तो कभी आई, पहली बार इस तरीके की परिस्थिति आई है कि जब महामारी जो है, जो वायरस है, वो बहुत तेजी से एक दूसरे में फैल रहा है। और इसके लिए एक ही उपाय है कि हम लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें। और इसी को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया। और अब इतना बड़ा देश है हमारा, तो इसमें देखिए बिना पब्लिक के पार्टिसिपेशन के, मतलब हर व्यक्ति को उसमें पार्टिसिपेट करना है और उसको अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाना है। और राष्ट्रीय कर्तव्य सिर्फ एक ही है कि भाई वो दूरी बना के रखे, क्योंकि अगर एक दूसरे के संपर्क में हम नहीं आएंगे तो वायरस, चूंकि ये वायरस ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है जो एक व्यक्ति बीमार होता है, संक्रमित होता है, जब वो खांसता है और छींकता है तो उसके खांसने और छींकने में वायरस बाहर निकलता है। और ये वायरस 3 से लेकर 5 फीट की दूरी तक जा सकता है। तो इस दूरी में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो स्वस्थ है, उसको संक्रमण लगने की आवश्यकता होती है। तो इसमें 2 ही चीजें होती हैं कि एक तो जो भी खांस रहा है, छींक रहा व्यक्ति, वो भी अपने मुंह पे कोई मास्क रखे, कोई कपड़ा रखे, कोई गमछा के रखे, कोई रूमाल रखे, कोई टॉवेल रखे, जैसी भी है, जिससे कि छींक और खांसी और छींक से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर ना आए हवा में। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी अगर अपने मुंह पे को सुरक्षित रखते हैं और मुंह को, और उस जो है कोई मास्क पहनते हैं, रूमाल रखते हैं, तो उन तक वायरस नहीं जाएगा। और चूंकि वायरस 3 से 5 फीट की दूरी है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कहा कि अगर हम 2 मीटर की दूरी बना के रखते हैं तो हमें एक दूसरे से ये वायरस की चेन रोकने में सफलता मिलेगी। और चूंकि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है और डेफिनेटली ये है कि हमारे देश में
पब्लिक ने इसको अच्छी तरीके से समझा है, यहाँ के लोगों ने समझा है, वो समझ रहे हैं कि भाई इस तरीके से ही बीमारी को रोका जा सकता है। तो काफी हद तक परेशानी के बावजूद भी बहुत से हमारे गरीब भाई हैं, मजदूर व्यक्ति हैं जो रोजाना पैसे कमाते हैं और उसके बिना, लेकिन उन्होंने अपने को सुरक्षित रखा है, अपने को आइसोलेट करा है। और इस तरीके से अभी भी अगर हम पूरे विश्व को देखें तो पूरे विश्व के मुकाबले हमने बहुत कम केस हैं, हमारे केस अभी भी जो है काफी कम है विश्व के मुकाबले, हमारी डेथ अभी भी काफी कम है विश्व के मुकाबले। तो ये पब्लिक के पार्टिसिपेशन से ही संभव हो चुका है। इसके अलावा देखिए जो आपने कहा फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस के पर्सनल हैं, और भी लोग जो इस तरीके की जो है जरूरत की सेवाओं में उपलब्ध है, वो तो सामने हैं ही। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो सामान्य व्यक्ति है, वो बीमारी के प्रति जागरूक है और उसी जागरूकता ने इस बीमारी को बहुत ज्यादा फैलने से रोका है। और डेफिनेटली ये जरूरी है कि लॉकडाउन की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है, रेलें रुकी हुई हैं, हवाई जहाज रुके हुई हैं। तो जब सभी चीज रुकी हुई है तो उससे भी ट्रांसपोर्ट रुकने से एक दूसरे जगह जा रहा है। लेकिन लोकल जगह में भी पब्लिक ने बहुत ज्यादा साथ दिया है और उन्होंने अपने को एक दूसरे से आइसोलेट किया है। आज हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है, आवश्यक चीजें खरीदने के लिए भी निकलता है, कि दूध लेने जा रहा है, फल, तो अपने मुंह पर कोई भी मास्क, रूमाल या मुंह और नाक ढक के जा रहा है। और इस तरीके से हमारे बीमारी के प्रसारण में बहुत ज्यादा उसमें रोकथाम करने में मदद मिली। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी रही है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज जो आंकड़े आए हैं, कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 26,917 हो गई है। और अभी आपने एक वर्ल्ड वाइड बात की थी पूरे विश्व की, तो 28 लाख लोगों में से हमारे देश में जो इनकी संख्या है वो 26,917 हो गई है। वो सिर्फ लोगों के इस जबरदस्त पार्टिसिपेशन, जिस तरह का संकल्प और जिस तरह का संयम और जिस तरह का जो अनुशासन लोग दिखा रहे हैं, शायद यही एक वजह है हमारे देश में इनकी संख्या जो है कहीं ना कहीं एक सीमित है। और डॉक्टर साहब एक बात और कहेंगे कि इस बीमारी में अब ये देखा जा रहा है कि काफी मरीज ऐसे आ रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी बीमारी के लक्षण उन तक नहीं आ रहे हैं, वो उनको पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करें हम? देखिए ये बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए जब वायरस, मैंने बताया कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है, और जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वायरस नाक या मुंह से घुसता है, या कई बार आंखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे भी घुस सकता है। और चूंकि वायरस जब जाता है तो वो हमारे थ्रोट में आता है पहले, और इसको डेवलप होने में, वायरस को मल्टीप्लाई होने में लगभग 5 से 7 दिन लग जाते हैं। इस पीरियड में जो है व्यक्ति संक्रमित तो है लेकिन सिम्प्टोमेटिक नहीं है, उसको हो सकता है कोई भी लक्षण ना हो, बुखार ना हो, उसे कोई खांसी ना हो। तो ये स्टेज, लेकिन उस समय चूंकि वायरस उसके गले में है, तो अगर वो उस समय कोई थूकता है, खांसता है, छींकता है, तो वो वायरस उससे दूसरे व्यक्ति को जा सकता है अगर उसने वो अनुशासन पालन नहीं किया। इसीलिए देखिए बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनको कई बार पहचानना मुश्किल होता है। ये जरूर है कि देखिए जो पेशेंट, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसके जो संपर्क में व्यक्ति आए हुए हैं उनकी हम लोग जांच कर रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद भी। जी, तो अगर वो मास्क लगा के रखते हैं, अगर वो सारे चीजों का पालन करते हैं जो दिशा निर्देश हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति हैं, अगर वो भी मुंह पे अपने मास्क लगाते हैं तो उस समय वो वायरस को बाहर नहीं जाएंगे, वो लिमिटेड रह जाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसको अभी बिल्कुल स्वस्थ है, वो भी अपने मुंह पे, नाक और मुंह पे अपना मास्क लगाता है, तो उसको भी इन्फेक्शन फैलने की संभावना बहुत ही मिनिमम हो जाती है। तो इसलिए बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है कि एक तो हम अपने मुंह और नाक को ढकें, हमेशा मास्क लगा के रखें, एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, 5-6 फीट की दूरी बना के रखें, और अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। क्योंकि देखिए वायरस अगर कहीं है तो कई बार हम छींकते खांसते हैं तो वायरस हमारे जो है कोई प्लास्टिक की चीज है, कोई स्टील के बर्तन है, किसी पे आ सकता है। अगर हम उसको छू के वो अपने हाथ बिना साफ किए हुए अपने मुंह और नाक पे लगाते हैं तो उससे भी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो 3 ही चीजें इस बीमारी को रोकने में मदद कर सकती हैं। एक, आप अपने हाथों को हमेशा साफ रखें, 20 मिनट तक साबुन से अच्छी तरीके से धोएं, खाने से पहले धोएं, और अनावश्यक रूप से अपने मुंह और नाक पे या आंखों पे अपने हाथों को ना लगाएं, और लगाने से पहले जरूर धोएं। अगर कहीं हम मार्केट में जा रहे हैं और वहां पर उस तरीके की, मान लीजिए साबुन या पानी नहीं हो सकता, तो कोई भी एल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर होते हैं जिसमें
70% के करीब अल्कोहल होता है, उस समय हम उसका इस्तेमाल उस जगह कर सकते हैं अपने हाथों को साफ करने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 5-6 फीट की दूरी बना के रखते हैं तो वायरस होने के बावजूद भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता, और अपने नाक और मुंह को ढक के रखें अच्छी तरीके से। अगर हम सिंपल ये 3 चीजें करेंगे तो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा। और काफी हद तक देखिए हम लोगों ने किया, जैसे अभी आपने खुद कहा कि पूरे संसार में लगभग 28-30 लाख केस हो गए हैं और हमारे देश में केवल 26-27 हजार केस हुए। यही दिखाता है कि हमने किस तरीके से लॉकडाउन का सबने मन से पालन किया, और इसी तरीके से हम इस बीमारी को जो बहुत ही तेजी से फैलती है उसको रोकने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत जरूरी और अहम जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। और इस बीच चूंकि एक फोन इन कार्यक्रम है तो बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं वो आपसे सवाल करना चाहते हैं और अपने जवाब जानना चाहते हैं। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में महेश शर्मा बड़ौद से जुड़ चुके हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और सवाल पूछिए। कोरोना से बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कैसे बचाएं? जी, तो डॉक्टर साहब आपने सावधानी तो बता दी, लेकिन छोटे बच्चे और बुजुर्गों की बात सुना नहीं पूरी बात। जी, छोटे बच्चे और बुजुर्गों की बात स्पेशली इन्होंने जो पूछी है। हाँ देखिए, बिल्कुल जरूरी है, तो आवश्यक है। देखिए जो लोगों की इम्यूनिटी कम है, जैसे जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, 1 के 6 महीने के, 2 साल के, इवन 4-5 साल तक के, उनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है। इसी तरीके से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, या जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, किडनी की बीमारी है, या जिनको किसी तरीके से कोई स्टेरॉइड दवाइयां ले रहे हैं किसी बीमारी के लिए, जैसे अस्थमा की या सीओपीडी की बीमारी है, उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको यही है कि अगर घर में एक हो तो उनको आइसोलेट रखें। कोई भी व्यक्ति जितना हो सकता है उनके संपर्क में ना आने दें। बाहर का व्यक्ति तो देखिए आजकल वैसे ही नहीं आ रहा क्योंकि लॉकडाउन रखा, लेकिन कई बार हम लोगों ने है कि अगर हम मान लीजिए एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, पड़ोसी रह रहे हैं, तो हमारा मन करता है कि चलो हम पड़ोसी से मिलना है, तो इस समय वो भी अवॉइड करें, अपने ही घर में रहें। और जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है, अगर जैसे घर का एक व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अभी बाहर कुछ मान लीजिए आवश्यक सामान लेने जा रहा है, सब्जी लेने जा रहा है या कोई दूध लेने जा रहा है, तो वो भी ये करे कि घर में घुसने के बाद अच्छी तरीके से अपने हाथों को सैनिटाइज करे, और जहां तक पॉसिबल है अब मास्क तो लगा के वो जा ही रहा है, इसके अलावा कुछ समय तक वो छोटे बच्चे या जो है बुजुर्गों के संपर्क में ना आए, तो उनको हम आइसोलेट करें। और कभी भी जैसे देखिए जो कुछ चीजें हम हमेशा कहते हैं, धूम्रपान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान तो अदरवाइज भी नुकसान करता है, और घर के भीतर कोई अगर ऐसा करता भी है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने ये बात बताई कि यहाँ पे जैसे आपने बोला कि दूध और सब्जी जैसी जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो हम रोज घर पे ले आते हैं, तो उसको घर पे लाने के पहले कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा तो ये है कि अभी तक, हालांकि ये सही है कि वायरस अगर देखिए कोई खांस रहा है, छींक रहा है, और वो उन व्यक्ति जैसे कोई फल, और डॉक्टर साहब सब्जियों को लेकर तो विशेष तौर पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं को आप क्या कहेंगे? कि अभी देखिए इस तरीके के संक्रमण की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कहीं भी अभी पूरे विश्व में, कि खाने की चीजों से या कोई अखबार से या किसी चीज के दूध की थैलियों से लाने से संक्रमण किसी को नहीं हुआ। फिर भी एहतियात के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि जो कोई भी चीज अगर आप बाहर से लाते हैं तो कुछ समय तक के लिए आप घर के बाहर अगर कोई जगह बाहर रख सकते हैं। दूध की थैली लाते हैं तो उनको अच्छी तरीके से गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करें। कोई फल जैसे सब्जियां वगैरह लाते हैं तो सब्जियां वगैरह को जो है पानी में डाल सकते हैं, गर्म पानी में, उसमें हल्का सा नमक डाल सकते हैं, उसमें अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं, फिर उनको अच्छी तरीके से साफ पानी से धो के फिर सुखा के अपने फ्रिज वगैरह में रखें। जो इसी तरीके से फल कर सकते हैं, तो अच्छी तरीके से अगर हम धोएंगे और उसको साफ सुथरा रखेंगे तो ये बीमारी होने का डर नहीं है। क्योंकि अभी भी देखिए जो इतने भी केस आए ये सिर्फ एक ह्यूमन से ह्यूमन को ही हुए हैं, कोई और तरीका इस वायरस के फैलने का अभी तक नहीं आ पाया है, तो इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सावधानी रखने की बहुत जरूरत है और सुरक्षा ही जो है इसका बचाव। जी, बहुत बड़ी बात आपने
कहा डॉक्टर साहब यहाँ पे कि सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। और जिन श्रोताओं ने हमें अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय आप जो हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब इस बीच हमारे साथ मोहम्मद हनीफ जुड़ चुके हैं रामपुर से। हनीफ, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं रामपुर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद हनीफ। जी बताइए। हाँ जी, बोलिए हनीफ जी। मेरा प्रश्न ये है सर, ये जो बारिश जो हुई है इससे ज्यादा लोगों पर प्रभावित तो नहीं करेगा ये कोरोना वायरस? लोगों पर जी ज्यादा फैलेगा तो नहीं? हाँ देखिए, मैंने बताया ना कि ये पूरे विश्व में देखिए क्यों फैल रहा है, क्योंकि ये वायरस की एक अपनी है, क्योंकि ये वायरस एक संक्रमित व्यक्ति है, उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई आता है और वो अपने को प्रोटेक्टेड नहीं रखता, सुरक्षित नहीं रखता, तो उसमें जरूर फैल सकता है। और जैसे ऐसे कहते हैं ना कि बारिश के दिनों में ज्यादा वायरस एक्टिव हो जाता है। वायरस के देखिए अभी चूंकि ये नया वायरस है जी, और नए वायरस के बारे में चूंकि ये पहली बार आया है, 31 दिसंबर 2019 को पहली बार चीन में आया था। उसके बाद चीन से होता हुआ ये पूरे विश्व के 190 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल ट्रेवल होता है, उससे आ गया। अब ये नया वायरस किस तरीके से धूप में, गर्मियों के दिनों में कैसे बिहेव करेगा, बारिश में कैसे बिहेव करेगा, जाड़े में कैसे बिहेव करेगा, ये अभी किसी को भी नहीं पता। सामान्यतः हम जैसे जो और भी हमारे सांस के वायरस होते हैं, रेस्पिरेटरी वायरस, जैसे कोरोना, एक ह्यूमन कोरोना वायरस भी होता है, एडिनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस है, और जो सांस के वायरस हैं वो हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे देश में गर्मी आती है, क्योंकि खास तौर से जैसे एक आप सभी को, हम लोगों को अनुभव है कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर का मौसम आता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के केस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जब मार्च के करीब ये महीना होता है, अप्रैल का आता है, जब गर्मी आने, तो ये केस काफी कम हो जाते हैं और जितने भी रेस्पिरेटरी वायरस हैं उस समय थोड़े निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी इन्फेक्टिविटी रेट कम हो जाता है। लेकिन ये नया वायरस किस तरीके से बिहेव करेगा अभी किसी को भी नहीं पता, इसलिए समय ही बताएगा कि ये वायरस की जो एक्टिविटी कम हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और इस बीच हमारे एक दूसरे श्रोता हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं, जालौन से पंकज जी हैं। हेलो पंकज जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ बताइए। हेलो जी जी पूछिए। सर जैसे कि मास्क लगाना है, मतलब N95 मास्क लगाए, इसके अलावा कोई भी लगा सकते हैं? नहीं, देखिए पंकज जी, बिल्कुल इतना डरने की बात नहीं है। N95 मास्क जो है केवल जो है हेल्थ पर्सनल, जो कि डायरेक्ट उन मरीजों को देख रहे हैं जो कोरोना के मरीज हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सिर्फ उनके लिए रिकमेंड किया है। एक जनरल व्यक्ति के लिए साधारण मास्क ले सकते हैं, इवन साधारण मास्क की जरूरत नहीं है। घर में भी कोई 3 लेयर का कपड़ा बनाकर उसका मास्क बनाया जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप रूमाल को 3 लेयर में बना के लगा सकते हैं, मोटी टॉवेल वगैरह अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। गांव के व्यक्ति हैं वो पहले भी गमछा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कहा कि सिर्फ मुंह और नाक को अच्छी तरीके से ढकना है, किसी भी तरीके से ढक लें। ये N95 या N99 मास्क ये सामान्य लोगों को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। और डॉक्टर साहब एक चीज आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसे इस समय प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बड़े सारे सवाल हैं और काफी सारे पेशेंट्स पे ट्राई भी किया जा रहा है, तो किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी? देखिए ये बिल्कुल ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इसका जो बेस है वो ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित होता है किसी भी बीमारी से, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, तो हमारे बॉडी में हमारा शरीर जो है उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। जो वायरस है उसको हम एंटीजन बोलते हैं, उसके अगेंस्ट हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। ज्यादातर ये एंटीबॉडी हमारी 7 दिन में बननी शुरू होती है। जो शुरू की एंटीबॉडी होती है वो IgM टाइप की एंटीबॉडी होती है। उसके बाद जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी होती है जो लगभग 3 से 4 हफ्ते में बनती है, वो IgG एंटीबॉडी होती है। तो ये एंटीबॉडी उसके शरीर में फिर परमानेंट रहती है। और इसकी प्लाज्मा थेरेपी का ये है कि अगर जो व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, जो बीमारी से स्वस्थ हो गए हैं और 14 दिन के बाद लगभग स्वस्थ हो गए, 14 दिन के बाद मतलब लगभग 1 महीने के बाद अगर हम उसके शरीर से ब्लड लेते हैं, प्लाज्मा उसके शरीर का जो हमारा खून होता है उसका एक हिस्सा जो द्रव्य पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो एक मशीन के द्वारा पेशेंट जो भी स्वस्थ हो चुका है
उस मशीन के द्वारा उसके शरीर में से, उसके ब्लड में से, खून में से जो तरल पदार्थ है वो प्लाज्मा हम बाहर निकाल लेते हैं और सेल्स उसके शरीर में बाहर चली जाती हैं। ये प्लाज्मा की थेरेपी अगर हम दूसरे व्यक्ति को जो संक्रमित है अभी 5-7 दिन का, जिसके शरीर में अभी एंटीबॉडी नहीं बन पाई है, और उसको अगर हम देते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये एंटीबॉडी उसके शरीर में जो वायरस आया है उसको मॉप अप कर लेंगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, और वो व्यक्ति जो है आगे संक्रमण की तीसरी स्टेज जो कि सीरियस स्टेज है उस तक नहीं पहुंच पाया। कई देशों में इस पे लगातार काम हो रहा है। हालांकि ये प्लाज्मा थेरेपी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुरानी थेरेपी है। 1918 में भी जब स्पेनिश फ्लू आया था तब भी ये इस्तेमाल हुई थी। इसके अलावा समय समय पर जो सार्स 1 आया था 2002 में तब भी इस्तेमाल हुई थी। मर्स आया था उसमें इस्तेमाल हुई थी। इबोला वायरस है उसमें भी इस्तेमाल। तो कई बार इसके थोड़े से फायदे मिले। अभी इस थेरेपी पे अगर हम इसकी बात करें कोरोना की, तो अभी भारत सरकार ने कुछ संस्थाओं को इसकी अनुमति दी है कि वो इस पर काम करें। हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के भी अस्पताल में जो है 4 मरीजों पे इसका उपयोग किया गया है, जिसमें के कुछ उत्साहित परिणाम मिले हैं। एक प्राइवेट अस्पताल में भी 2 व्यक्तियों पे किया है, जिसमें एक में फायदा मिला, एक में नहीं मिला। तो अभी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है कि इस बीमारी में इसका कितना फायदा मिलेगा, परंतु डेफिनेटली ये प्रयोग किया जा रहा है। और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो जो सीरियस व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे जाने की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर हम उस समय इस्तेमाल करें तो शायद उनको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु एक चीज मैं बता दूं कि ये प्लाज्मा थेरेपी कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं है। ये नहीं है कि हम नॉर्मल व्यक्ति को कोई प्लाज्मा देंगे तो उसको इलाज करेगा। ये सिर्फ गंभीर रूप से जो व्यक्ति हैं, जो गंभीर स्थिति में है, जिनको निमोनिया हो चुका है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उस स्टेज पे अगर हम देते हैं तो उसमें फायदा होने की संभावना है। अभी इस पे काफी काम चल रहा है। आगे कितने रिजल्ट आते हैं वही समय बिल्कुल ये वक्त बताएगा। और इस बीच डॉक्टर साहब हमारे साथ कमलेश जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम से, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से उनका फोन आया है। हेलो कमलेश जी। हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। आदरणीय सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर जी मैं आपका नियमित श्रोता जय नरसिंह FM रेडियो ग्रुप, तहसील गोटेगा, जिला नरसिंहपुर, MP से कमलेश कहार। जी बताइए। जी सवाल पूछिए कमलेश जी। सर जी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम घर बैठे हैं लॉकडाउन में, बिल्कुल घर है हमेशा के लिए बंदे हैं लगभग, तो हम कैसे मान लें कि हम कोरोना से बच सकते हैं या पीड़ित हैं? हमारी जब जांच ही नहीं हो रही सर जी, ये मेरा प्रश्न है। जी डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि कोरोना से जब जांच नहीं हुई तो कैसे मान लें कि हम कोरोना से पीड़ित नहीं हैं। हेलो जी, इनके सवाल का जो जवाब है वो अभी हम कुछ देर में डॉक्टर साहब से लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई बार जैसा कि हमने पहले भी बताया, डॉक्टर साहब से पूछा था कि ये जो बीमारी है कई बार इसके लक्षण नहीं आते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ा बचाव है वो अगर हम छोटी छोटी बातें अगर का ध्यान रखेंगे, जैसे हम अगर मास्क लगाएंगे, हम सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, हम अपने हाथ को बार बार धोएंगे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है भी तो हम उससे बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति में हमारे साथ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मास्क के ऊपर बहुत उन्होंने बताया कि हमारी जो जीवन शैली है, जैसे हर एक नेगेटिव चीज में एक पॉजिटिव चीज होती है, कि कोरोना के इस दौर में भी जो हाई डिग्री ऑफ हाइजीन का हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी उन्होंने कहा कि ये जो मास्क है हमें वैसे भी, जैसे अगर दिल्ली की अगर हम बात करें तो प्रदूषण के दौर में भी हमने काफी ज्यादा मास्क का उपयोग किया था। तो ये जो प्रिवेंटिव जो थेरेपी है या हाइजीन है ये हमेशा हाई एंड पे रहती है। और इसके साथ जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरी बात उन्होंने कही कि जो 2 गज दूरी है जरूरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाहर के अगर हम हमारे जो रूरल एरिया हैं वहाँ की हम बात करें, अभी जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जब सरपंचों से बात की थी तो उन्होंने 2 गज दूरी की बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था और वहां से वो नारा निकला कि 2 गज दूरी है जरूरी। तो यही उन्होंने मंत्र दिया है और शायद यही वो बात है जिससे हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। और अगर हम पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो कोविड-19 महामारी से विश्व में अब तक 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के
आंकड़ों के अनुसार दुनिया में इस समय 28 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। 210 से अधिक देशों में कोविड-19 अपने पांव पसार चुका है। इनमें से 5 देशों में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या प्रत्येक में 20,000 से अधिक हो चुकी है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में मार्च महीने से शुरू से लेकर अब तक 22,616 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मारे गए हैं। ईरान में पिछले 24 घंटों के दौरान दोबारा फैले संक्रमण से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोविड-19 के 90,481 मामलों की जो पुष्टि है वहां पे हो चुकी है। इसी तरह से अगर रूस की हम बात करें तो वहां कल कोविड-19 के 6,000 से ज्यादा नए मामले आए। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 80,949 पहुंच गई है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहां भी कोविड-19 के 275 नए मामलों का पता चला है और इसके साथ ही वहां कुल संक्रमित लोगों की संख्या 8,882 हो गई है और वहां पे 743 लोगों की मौत हुई है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आंकड़े हमारे देश में अभी भी पूरे विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा हमारे देश में जो है जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है उसकी वजह से आंकड़े अभी भी उतने नहीं हैं। 26,917 जो है इस समय कोविड-19 मामलों की संख्या है। और इस बीच डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, हम जब बात कर रहे थे तो ये बात हो रही थी कि किस तरीके से वो जो सवाल था उसमें ये था कि अगर जिसकी टेस्टिंग नहीं हुई है उसको कैसे पता चलेगा कि वो संक्रमित है या नहीं। ये सवाल हमारे श्रोता ने पूछा था। हेलो जी डॉक्टर साहब जी, अभी हमारा कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम बात कर रहे थे कि देश में जो कोविड-19 के मामलों की जो संख्या की हम बात कर रहे थे, हमने विश्व के साथ इसका कंपैरिजन किया और अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के अगर हम सक्रिय मामलों की संख्या देखें तो इस समय 20,170 तक पहुंच गई है। 5,913 लोग, सबसे जो पॉजिटिव बात यह है कि 5,913 लोग ठीक हो गए हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 7,628, गुजरात की बात करें तो वहां 3,071 और दिल्ली की बात करें तो वहां 2,625 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 323 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि गुजरात में 133 लोग हैं, मध्य प्रदेश में 99 और दिल्ली में 54 लोगों की इस वायरस से मारे जाने की खबर है। तो ये वायरस बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है और लोगों को जरूरत है यहाँ पे सतर्क रहने की। और अगर हमने इसके पहले बात की प्लाज्मा थेरेपी की और अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा प्लाज्मा थेरेपी से किए जा रहे गंभीर मरीजों के इलाज का परिणाम अब और उत्साहजनक आया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 7वें सप्ताह में 850 मामले आए थे और 21 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 8वें सप्ताह में 622 नए मामले आए और 9 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल में कल आए एक मरीज की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन प्लाज्मा देने के बाद उनकी तबीयत में काफी सुधार आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7वें सप्ताह में 260 लोग ठीक होकर घर गए थे। वहीं अगर 8वें सप्ताह की बात करें तो उसमें 580 लोग ठीक होकर गए हैं। तो यानी ठीक होने वाले जो ठीक होने वाले लोग हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक खबर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से हमारे देश में हमारे सभी नागरिकों ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से विश्व में इसके मामले इतने ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन फिर भी और शायद इसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारे देश के नागरिक हैं। हेलो हाँ जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आज हम लोगों ने जो पीपल ड्रिवन की बात की है उसके बारे में मैं अपने श्रोताओं को बता रहा था कि किस तरह से लोग सामने आ रहे हैं, लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं और शायद इन सब लोगों की मदद की वजह से ही जिस तरह से लोगों का जो पीपल पार्टिसिपेशन है, पीपल ड्रिवन है, जिस तरह से ये जो पूरा हम अभियान चला रहे हैं, शायद यही सक्सेस का बहुत बड़ा कारण है। और इस बीच हमारे साथ हेलो
हाँ जी बताइए। जी डॉक्टर साहब, तो हम लोग बात कर रहे थे और हमारे एक श्रोता ये जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का टेस्ट नहीं हुआ है तो वो कैसे समझेगा कि उसे कोरोना है या नहीं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं जी, या घर में आपके कोई भी खांसी बुखार का व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हमें इसके लक्षण समझने पड़ेंगे। कोरोना के लक्षण हैं बुखार तेज आना, गले में खराश होना, सूखी खांसी होना या सांस लेने में तकलीफ होना, ये मुख्यतः लक्षण है। अगर आप कि किसी भी घर में इस तरीके के किसी को भी लक्षण नहीं है तो ना तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत है, ना ही आपको चिंता करने की जरूरत है। सिर्फ सावधानियां जो से आप बताएं कि आपके घर में अगर किसी को नहीं तो आपको इन्फेक्शन कहीं से हवा से नहीं आ रहा, ये दूसरे व्यक्ति से आएगा संक्रमित। अगर आप बाहर निकलते हैं तो जो आवश्यक सावधानियां हम लोगों ने बताई हैं कि मुंह पे मास्क लगा के रखें, हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के वो करें। इसके अलावा देखिए, भारत सरकार ने एक आरोग्य करके जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। उसमें अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसको, या दूसरे फोन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बताता है कि अगर आप कहीं भी गए हैं तो ये डिजिटल तरीके से अगर किसी भी उस व्यक्ति के जिसको इन्फेक्शन हुआ है अगर उसके आसपास भी आप संपर्क में आएंगे तो उस पर एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि आप रिस्क जोन में हैं। उसमें अगर आपको किस तरीके के और भी संपर्क सिम्टम होते हैं, अगर आपको, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि अगर आपको कोई बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है कि हमें टेस्ट कराना है। सिर्फ टेस्ट हम भी बोलते हैं जब आपको कोई लक्षण हो या आप किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। हाँ, ये है कि अगर आपके घर में किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, उसे सांस ले, तो बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। उस समय घरेलू दवाइयां या किसी चीज ना करें, तुरंत ही नजदीकी अपने जो है सेंटर पे जाएं, या भारत सरकार ने जो एक कॉल सेंटर की सुविधा दी हुई है यहाँ पे संपर्क करें और वो आपको गाइड करेंगे। फिर आपका उस समय टेस्ट कराना जरूरी है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को टेस्ट कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारे डॉक्टरों की टीम लगातार कह रही है, सारे न्यूज़पेपर, अखबार, हर चीज में ये आ रहा है कि 3 ही चीजें आपको रखनी जरूरी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मुंह पे नाक पे जो है अपने को रूमाल, कपड़ा, मास्क, वाटेवर जो है कोई भी है वो इस्तेमाल करना है, और हाथों को अच्छी तरीके से साफ रखना है। 20 मिनट तक साबुन, कोई भी साबुन हो उससे साबुन पानी से अच्छी तरीके से रखें। मुंह पे नाक पे बार बार अनावश्यक अपने हाथ न लगाएं, और अगर बाहर से कहीं से भी आते हैं तो घर में घुसने के बाद पहले अच्छी तरीके से अपने हाथों को साफ करें। अगर ये सब सावधानियां रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन ना तो होने की डर ना होगा, ना ही आप किसी और को फैला पाए। बिल्कुल, ये सावधानियां जो डॉक्टर साहब आपने बताई हैं वो बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो आज के कार्यक्रम में आपने हमें जो टिप्स दिया है, जो बातें बताई हैं, जो बार बार आप जिन बातों पर जोर दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, हाथ को हमें बार बार साबुन से अच्छी तरीके से धोना है, और अगर हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर हम हाथ धोने की स्थिति में नहीं हैं, अगर हम अपने वर्क प्लेस पे हैं या हम बाहर हैं घर से, तो उस केस में हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना है। और डॉक्टर साहब, अगर सैनिटाइजर का अगर हम बार बार उपयोग कर रहे हैं तो हमें उसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए? अब देखिए, सैनिटाइजर मैं यही कह रहा हूँ कि जब बहुत ही आवश्यक हो तभी। ये देखिए, इस तरीके का नहीं है कि आप हर बार थोड़ी, क्योंकि सैनिटाइजर में चूंकि अल्कोहल होता है और ये आपकी स्किन पे रिएक्शन भी कर सकता है, ड्राई कर सकता है उस पर, तो इसलिए सिर्फ उसी परिस्थिति में जबकि आपको लगता है कि आपने कोई इन्फेक्टेड चीज छू ली है, तो ये नहीं है कि पैरानॉइड हो कि हर 5-10 मिनट के बाद, हर आधा घंटे के बाद आप सैनिटाइज कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे बाहर नहीं जा रहे, कोई संक्रमित व्यक्ति को नहीं टच कर रहे, किसी चीज को नहीं छू रहे, तो आपको बार बार सैनिटाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये देखिए, एक ऐसी परिस्थिति आई जो लोगों ने पहले नहीं देखी। जी डॉक्टर साहब, तो एक चीज और आपसे बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग एकदम हमारा समय खत्म हो रहा है। श्रोताओं, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और फोन कॉल्स को ले सकें। ये थी कोरोना जागरूकता श्रृंखला की हमारी आज की प्रस्तुति। प्रोफेसर डॉक्टर वार्ष्णेय, आपने हमारे श्रोताओं को कोविड-19 पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से शुक्रिया। श्रोताओं, रहिए आप स्वस्थ और सुरक्षित। इसी कामना के साथ इजाजत दीजिए मुझे, यानी सिद्धार्थ सिंह को। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे पत्रकार सिद्धार्थ सिंह।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।